दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम भारत पर अरबी आक्रमण पढ़ रहे थे। अरबी आक्रमण में हमने देखा था कि मोहम्मद बिन कासिम के भारत में अटैक होते हैं। सबसे पहला अटैक हुआ था देवल के बाद में निरून के बाद में दोस्तों जैसे रावर है, रावर के बाद में ब्राह्मणाबाद के बाद में अरोर, सिक्का, मुल्तान पर अटैक होता है और मुल्तान को उसने स्वर्णनगर की संज्ञा दी थी। 713 AD में अटैक हुआ था। अब देखते हैं दोस्तों 713 AD के बाद में क्या होता है, यानी भारत पर अरबी आक्रमण पड़ गया। अरबी आक्रमण बात है दोस्तों 713 AD की। 713 AD में नया खलीफा बनता है दोस्तों, उसका नाम था सुलेमान नया खलीफा बना। अब जैसे ही नया खलीफा बनता है तो उसने कासिम को वापस बुला लिया था। कासिम को वापस बुलाया। अब कासिम को वापस बुलाने के कारण मैंने आपको बताया था कि दाहिर की जयसिंह की दो बहनें थी, सूर्यमल और परमल, उन्होंने आरोप लगाया था कि कासिम ने उनकी पवित्रता को भंग कर दिया गया और भंग करने के बाद में खलीफा को भेंट की गई। तो इससे नाराज हो गया था सुलेमान, तो इसने कासिम को वापस बुलाया। अब दो अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं। कुछ तो ये कहते हैं कि बुलाकर इसकी हत्या करवा दें, इसकी चमड़ी में यानी इसके गोश्त में, या यूं कह सकता हूं इसके जो शरीर है, शरीर की खाल में तूड़ी भरवा दीजिए, तब इसकी हत्या होगी। कुछ लोग ये कहते हैं कि इसको मेसोपोटामिया की जेल में डाला, मेसोपोटामिया की जेल में डाल दिया और वहीं इसकी मृत्यु। तो ये कोई इंपॉर्टेंट बात भी नहीं है, लेकिन बीच में पढ़ रहे तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन कि कैसे कासिम का अंत हो जाए। तो सुलेमान खलीफा बना, कासिम यानी इसने वापस कासिम को बुलाया और कासिम की मृत्यु के जो दो फैक्ट थे वो मैंने आपको बताए। इसके बाद में मोहम्मद बिन कासिम था दोस्तों। मोहम्मद बिन कासिम ने जैसे उत्तर भारत को जैसे जीत गया था, यानी मुल्तान पर अटैक हुआ, तो इसने मुल्तान से एक व्यक्ति को अबू हाकिम के नेतृत्व में यानी ये उत्तरी भाग जीत गया था। अब इसने ये अपनी सेना अबू हाकिम के नेतृत्व में मैदानी क्षेत्रों में भेजी थी। अब मैदानी क्षेत्र में कहां भेजी थी, तो इसने 10,000 की सेना कन्नौज भेजी थी। यानी अबू हाकिम के नेतृत्व में कुल 10,000 की सेना गई थी और कहां गई थी, कन्नौज गई थी। इस समय कश्मीर का एक शासक था, कश्मीर के शासक से इसकी लड़ाई होती है, उसका नाम था ललितादित्य मुख्तार। इससे यानी इनमें आपसी संघर्ष होता है और इसमें ललितादित्य मुख्तार की विजय होती है। अबू हाकिम हार जाता है। तो यानी कासिम के नेतृत्व में सेना कन्नौज तक आ गई थी, यानी यूं कह सकते हैं मैदानी भाग तक सेना आ गई। तो ये भी ध्यान रखना होगा। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे अरबी आक्रमण के भारत पर प्रभाव क्या पड़ते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए दोस्तों, अरबी आक्रमण के प्रभाव। यहां से भी सवाल पूछे जाते हैं। आपको बताता हूं कोई कौन कौन से महत्वपूर्ण सवाल है जो आज तक एग्जाम में पूछे गए। अरबी आक्रमण के प्रभाव। अरबी आक्रमण का पहला प्रभाव क्या पड़ता है, तो पहला प्रभाव पड़ता है आर्थिक महत्व। आर्थिक क्षेत्र में क्या महत्व पड़ा, तो मैंने आपको बताया था कि कासिम की सेना स्थल मार्ग और जल मार्ग से आई थी। भारतीय लोगों ने स्थल मार्ग की खोज तो कर रखी थी, यानी स्थल मार्ग की जानकारी थी, लेकिन जल मार्ग की जानकारी नहीं थी। अब इसकी सेना जलमार्ग से आई थी, तो भारतीय लोगों को जलमार्ग का महत्व पता चलता है और भारतीय लोग इसी जलमार्ग के महत्व को समझते हैं और अफ्रीका, यूरोप और एशिया में व्यापार करते हैं। यानी व्यापारिक दृष्टिकोण से यह जलमार्ग की खोज भारतीयों के लिए अच्छी साबित होती है। दूसरी बात, आर्थिक क्षेत्र में और क्या महत्व पड़ा, तो मैंने आपको यह भी बताया था कि सेना जब आक्रमण करके आई थी तो 3,000 भारवाहक ऊंट आए थे।
यानी ऊंट का प्रचलन, ऊंट किनकी देन है? तो कासिम की देन है। यानी भारत में ऊंट पहली बार कब देखे गए थे? तो कासिम के समय ऊंट भारत में आते हैं। यानी ऊंटों का पालना, ऊंटों का पालना, ये भी आर्थिक क्षेत्र का महत्व। खजूर की खेती का प्रचलन, ये भी अरब आक्रमण का प्रभाव था। और सबसे मोस्ट दिहरम, सिंध क्षेत्र में, सिंध क्षेत्र में दिहरम, दिहरम सिक्का था जो तांबे का एक सिक्का है, ये चलाया। और स्टार लगा के रखना दोस्तों, ये प्रश्न सबसे ज्यादा बार पूछा गया है कि दिहरम सिक्का किसने चलाया था? तो दिहरम नामक सिक्का किसने चलाया था? तो पहली बार दिहरम सिक्का चलाया था मोहम्मद बिन कासिम ने। किस क्षेत्र में चलाया था? तो इस क्षेत्र में, सिंध क्षेत्र में चलाया था। और ये एक तांबे का सिक्का होता है। तो ये आर्थिक महत्व था। यानी जलमार्ग की खोज होती है, जलमार्ग की खोज की वजह से अफ्रीका, यूरोप, एशिया, इन क्षेत्रों में भारतीय लोग व्यापार करते हैं। ऊंटों को पालने का प्रचलन अरब की देन है। खजूर की खेती होती है, जो खजूर की खेती है वो अरब की देन है। सिंध क्षेत्र में पहली बार दिरहम नामक सिक्के का प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। अब देखते हैं दोस्तों, आर्थिक महत्व के अलावा गणित के क्षेत्र में क्या योगदान है। आप सभी जानते हैं कि पूर्व की खोज सबसे ज्यादा प्रभावी है और पूर्व में गणित की खोज बहुत पहले हो चुकी है। गणित में हमारी कुछ चीजें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण थी, जैसे वर्गमूल है, वर्गमूल, घनमूल और दशमलव प्रणाली। दशमलव प्रणाली यानी ये भारतीयों की देन थी। दशमलव प्रणाली, दशमलव प्रणाली को हिंदुसा कहा जाता है। हिंदुसा यानी भारत की खोज है ये वर्गमूल, घनमूल, दशमलव प्रणाली। अब ये अरब कैसे पहुंचती है? ये तो भारत की देन है। अब देखो, आर्थिक महत्व, भारत पर प्रभाव पड़ा है अरबों का, तो अरब यानी भारत का भी अरब के क्षेत्र में कुछ प्रभाव पड़ेगा, ये भी देख लेते हैं। यानी यूं कह सकता हूं, इसका ज्ञान यानी इन सब का ज्ञान भारत से अरब गया, भारत से अरब गया। यानी वर्गमूल, घनमूल, दशमलव प्रणाली, इन सब का नॉलेज भारत से कहां जाता है? अरब जाता है। 9वीं शताब्दी में, 9वीं शताब्दी में अल ख्वारिज्म नामक अरबी, अल ख्वारिज्म नामक अरबी व्यक्ति, अरबी गणितज्ञ था ये। 9वीं शताब्दी में अल ख्वारिज्म नामक अरबी गणितज्ञ ने भारतीय गणित के ज्ञान को अरब में फैलाया, अरब में फैलाया। तो ध्यान रखना, कभी पूछा जाए सवाल कि 9वीं शताब्दी में किस गणितज्ञ के द्वारा भारतीय गणित का ज्ञान अरब क्षेत्र में फैलाया गया था, तो नाम आना चाहिए अल ख्वारिज्म। इसके बाद में एक और व्यक्ति है, अरब से ये यूरोप में जाता है, और वो देखते हैं 12वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में एक व्यक्ति है जिनका नाम है एलार। एलार का दूसरा नाम है दोस्तों, इसे कहते हैं अबेलोड। अबेलोड ने अरब से यूरोप में गणित पहुंचाया। तो ये लो दोस्तों गणित की जानकारी। एक कथन है, यूपीएससी कथन भी पूछ लेती है, एल श्रीवास्तव का है, एल श्रीवास्तव। एल श्रीवास्तव महोदय ने यह कहा है कि भारतीय गणित का ज्ञान अरब व यूरोप तक पहुंचा। भारतीय गणित का ज्ञान अरब व यूरोप तक पहुंचा। तो ये क्षेत्र यानी भारत आर्थिक महत्व पर अरबों का आक्रमण होता है, तो आर्थिक क्षेत्र में हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है।
अब जैसे अरबी आक्रमण आते हैं तो वो भारत से भी कुछ चीजें सीख कर जाते हैं, और क्या चीज सीख कर गए थे, तो गणित का जो बहुमूल्य ज्ञान था वो अरब जाता है। वर्गमूल, घनमूल, दशमलव प्रणाली जिसे हिंदुसा कहते हैं, इसका ज्ञान भारत से अरब गया था। सबसे पहले 9वीं शताब्दी में अल ख्वारिज्म नामक व्यक्ति था। अल ख्वारिज्म नामक अरबी गणितज्ञ ने भारत का ज्ञान यानी भारत के गणित का ज्ञान कहाँ पहुंचाया? अरब में पहुंचाया था। 12वीं शताब्दी में अबेलोड ने अरब से गणित का ज्ञान कहां पहुंचा दिया? यूरोप में। एल श्रीवास्तव महोदय का कथन है कि भारतीय गणित का ज्ञान अरब से यूरोप तक पहुंचा था। तो आप गैस कर सकते हैं कि हमारी गणित पहले से ही स्ट्रॉन्ग थी। कुछ पुस्तकों का अनुवाद होता है दोस्तों, मिटा देता हूं। यानी जैसे ही अरब आक्रमण हुआ उसके बाद में कुछ पुस्तकों का अनुवाद करवाया गया। पुस्तकों का अनुवाद, एक पुस्तक है दोस्तों जिसका नाम है पंचतंत्र। मोस्ट लगाना सबसे ज्यादा बार पूछी जाने वाली किताब है पंचतंत्र। किसने लिखी थी? तो ये विष्णु शर्मा की है। यानी पहली बात तो इसके रचयिता कौन है? तो ये विष्णु शर्मा। ये किस पर आधारित है? तो नीति शास्त्र की किताब है ये, नीति शास्त्र। जिस प्रकार चाणक्य की अर्थशास्त्र किस पर आधारित है? तो राजनीति पर आधारित है। तो ये पंचतंत्र किस पर आधारित है? तो नीति शास्त्र। इस पंचतंत्र का अरबी भाषा में ट्रांसलेशन किया जाता है। अरबी भाषा में ट्रांसलेशन किसने किया था? तो ध्यान रखना, अरबी भाषा ने किया था इब्न अल मुकंदा ने। इब्न अल मुकंदा। इसने इसका नाम क्या रखा? तो इसका नाम रखा था कलीला ए दमना। कलीला ए दमना। आज से कोई पूछे कि कलीला ए दमना का अनुवाद किस मुख्य किताब से हुआ है? तो पंचतंत्र नामक किताब थी जिसका अनुवाद अरबी भाषा में कलीला ए दमना के नाम से हुआ है। खुसरो शाह फर्श था, उसके समय ये किताब लिखी गई थी। तो ये था पंचतंत्र। ध्यान रखना दोस्तों, मोस्ट लगाना सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाले प्रश्न है पंचतंत्र किसके द्वारा रचा? पंचतंत्र किसकी रचना है? तो विष्णु शर्मा। किसका, यानी इसकी विषय वस्तु क्या है? प्रश्न इस प्रकार पूछा जा सकता है कि पंचतंत्र की विषय वस्तु क्या है? तो नीति शास्त्र। अरबी इतिहासकार था इब्न अल मुकंदा। इब्न अल मुकंदा ने इस किताब का अनुवाद किस नाम से किया था? तो कलीला ए दमना के नाम से किया था। यानी कलीला ए दमना दो गिदड़ों की कहानी है। दो गिदड़ों में एक अच्छा गिदड़ बताया गया, एक बुरा गिदड़। लेकिन कोई नहीं पूछा जाएगा इस किताब का अनुवाद किसके समय हुआ था? खुसरो शाह फर्श के समय। नेक्स्ट, भारतीय गणितज्ञ हुए हैं दोस्तों एक बहुत बड़ा गणितज्ञ जिसका नाम था ब्रह्मगुप्त। यानी पुस्तकों का अनुवाद ही पढ़ रहे हैं। पुस्तकों के अनुवाद में एक किताब है ब्रह्मगुप्त की गणित की किताब। ब्रह्मगुप्त की गणित की किताब का नाम क्या है? तो पहली बात तो यही ध्यान रखना, इनकी किताब का नाम है ब्रह्म सिद्धांत। यानी इन्होंने अपने नाम से किताब लिख रखी है, वो किताब का नाम है ब्रह्म सिद्धांत। ये एक गणित की किताब है। इस किताब का अल फजारी द्वारा सिंध हिंद नाम से ट्रांसलेट की गई थी। के नाम से किस भाषा में लिखी गई है ये जानकारी नहीं है, लेकिन ब्रह्म सिद्धांत को अल फजारी द्वारा सिंध ए हिंद के नाम से ट्रांसलेट किया गया था। यानी इसका मूल नाम क्या था? तो ब्रह्म सिद्धांत था। इसका परिवर्तित नाम क्या है? तो सिंध हिंद। तो आपसे कभी कोई पूछे कि सिंध हिंद का मूल नाम क्या था? तो ब्रह्म सिद्धांत है। किसकी रचना है ब्रह्म सिद्धांत? तो ब्रह्मगुप्त की। ब्रह्मगुप्त की एक और रचना है जिसका नाम है खंडक काव्य। खंडक काव्य नहीं, खंडक खांडे। खंडक खांडे। इस खंडक खांडे का अनुवाद हुआ था इब्राहिम पिंजरी के द्वारा। इब्राहिम पिंजरी के द्वारा। इस नाम से किया गया, इसका उल्लेख नहीं।
यानी ये ब्रह्मगुप्त की रचना है खंडक खांडे। इसका अनुवाद किसने किया था? तो इब्राहिम पिंजरी के द्वारा। तो ये 3 किताबें थी, पंचतंत्र थी, विष्णु शर्मा द्वारा रचित थी। विष्णु शर्मा की किताब का जो नया नाम पड़ गया था कलीला दमना। नेक्स्ट है ब्रह्मगुप्त की किताब है ब्रह्म सिद्धांत। इसको अल फंजरी द्वारा सिंध हिंद के नाम से ट्रांसलेट किया गया था। ब्रह्मगुप्त की किताब है खंडक खांडे। इसका अनुवाद इब्राहिम पिंजरी के द्वारा हुआ था। तो ये अरब आक्रमण का प्रभाव पड़ता है, पुस्तकों में अनुवाद होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नया खलीफा बन जाता है मोहम्मद हारून। जैसे ही मोहम्मद हारून बनता है तो उस समय मोहम्मद हारून यानी ये नया खलीफा बना और ये विद्वानों का संरक्षण था। इसने विद्वानों को संरक्षण दिया। इस समय ऐसे विद्वान थे जो भारतीय विद्वानों को, यानी ये मोहम्मद हारून है, ये भारतीय विद्वानों को संरक्षण प्रदान कर रहा है। यानी भारतीय लोगों का अरब के ऊपर प्रभाव देख रहे थे, तो मोहम्मद हारून के समय भारतीय लोगों को संरक्षण प्रदान किया गया। कुछ ऐसे लोग थे जो भारतीय थे जिन्हें संरक्षण प्रदान किया गया। तो कौन कौन थे? तो पहला व्यक्ति है जिसका नाम है बर्मका। ये बगदाद का प्रधानमंत्री बना था और 50 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहा। बगदाद का 50 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहा। बर्मका की जानकारी मिलती है कि ये ब्रह्म किस परिवार से संबंधित है, ब्रह्म किस परिवार से संबंधित था और बौद्ध अनुयायी था। यानी किस प्रकार भारतीय लोगों को संरक्षण मिल रहा है, तो ये बर्मका था। एक नाम है धन, सबसे मोस्ट है दोस्तों धन, यानी धन नाम का एक विद्वान था। ये बगदाद का मुख्य चिकित्सक रहता है। चिकित्सक। धन के अलावा एक और चिकित्सक था जिसका नाम था मनक। इसने हारून का इलाज किया। हारून का इलाज किया था इसने। इनके अलावा एक व्यक्ति था जिसका नाम था मल सिदबाग। मल सिदबाग। एक व्यक्ति और है बाजीगर। यानी कुछ भारतीय लोग थे जिन्हें अरब में, या यूं कह सकता हूं कि भारत से बाहर, बगदाद कहां में, यही तो पड़ता है अरब देश, तो अरब में इन्हें संरक्षण प्रदान मिलता है। तो मोहम्मद हारून के समय इतने लोग थे जिन्हें संरक्षण प्रदान हुआ। तो ये भी ध्यान रखेंगे दोस्तों, बर्मका सबसे मोस्ट है। बर्मका यानी बगदाद का 50 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहा। ये किस परिवार से संबंधित है? तो ब्रह्म किस परिवार से, और बौद्ध अनुयायी। धन जो बगदाद का मुख्य चिकित्सक रहता है। मनक हारून का इलाज करता था। मल है, सिदबाग है, बाजीगर है। इनके अलावा एक व्यक्ति और है अबू माशर। मोस्ट लगाना दोस्तों, अबू माशर। यानी ये तो ऐसे लोग थे जो भारत से अरब जाते हैं। ये अबू माशर ऐसा व्यक्ति है, ये अरबी है। पहली बात तो यही ध्यान है, अरबी विद्वान है और ये बनारस आया था। बनारस में 10 वर्ष रुका था। और 10 वर्ष क्यों रुका था? तो इसमें यानी भारत की ज्योतिष शास्त्र बहुत अच्छी खोज हो चुकी थी भारत में ज्योतिष शास्त्र पर। तो इसने ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करने के लिए भारत में 10 वर्ष तक रुका था। और किस शहर में रुका था? तो बनारस में रुका था। तो ये था दोस्तों अरब आक्रमण का प्रभाव। अब कुछ शहर बसाए गए थे। स्थापत्य कला देख लेते हैं दोस्तों। तो ये यहां तक आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। नोट डाउन अच्छे से कीजिएगा, प्रश्न लगा के देखिए, आपके सभी सोल्व हो जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं, अरब आक्रमण का स्थापत्य कला पर क्या प्रभाव पड़ा। स्थापत्य कला, मैंने आपको बताया था कि मुल्तान, एक तो मंसूरा नामक शहर बसाया जाता है। मंसूरा नामक शहर सिंध क्षेत्र में बसाया गया। मंसूरा नामक नया शहर, और यह सिंध की राजधानी बना था। आगे चलकर ये सिंध की राजधानी बनी। एक शहर था अल मफूदा शहर बसाया गया।
दोस्तों जैसे अटैक हुआ था, आप सभी जानते हैं कि 7वीं शताब्दी में अटैक होता है, 7वीं 8वीं शताब्दी में। तो 7वीं 8वीं शताब्दी में उत्तर पश्चिमी भारत में सबसे बड़ी शक्ति थी इस समय कौन थी? तो गुर्जर प्रतिहार, यानी राजपूताना में सबसे बड़ी शक्ति कौन थी? तो गुर्जर प्रतिहार। अल मसूदा शहर किन को यानी किन से सुरक्षा प्रदान हेतु बनाया गया था? तो गुर्जर प्रतिहार शासकों से सुरक्षा के लिए, गुर्जर प्रतिहारों से रक्षा हेतु बनाया गया, इसीलिए इसे संज्ञा दी जाती है, यानी अल मसूदा शहर है जो सिंध क्षेत्र में बसाया गया था, तो इसे संज्ञा दी जाती है सुरक्षात्मक नगर की। सुरक्षात्मक नगर। इनके अलावा और कौन सा शहर बसाया गया था? तो इनके अलावा मुल्तान को भी डेवलपमेंट किया गया था। मुल्तान जैसे स्वर्ण नगर की संज्ञा दी थी कासिम ने, यानी इतना सोना देखा था जिसे स्वर्ण नगर या सोने की नगरी कह देता है। तो ये पूरा अरब आक्रमण था। अरब आक्रमण सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने कैसे किया और अरब आक्रमण में कौन कौन से शहर पर अटैक हुआ, अरब आक्रमण के भारत पर क्या प्रभाव थे, तो ये हमने इस पूरे वीडियो लेक्चर में देख लिया दोस्तों, 2 वीडियो में पूरा देख लिया। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे भारत में तुर्क आक्रमण जो महमूद गजनवी के नेतृत्व में होता है। तब तक आप वीडियो को पूरा देखिए और अच्छे से नोट्स बनाइए दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।